हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए रिवीजन क्लास शुरू कर दिया गया है और ये रिवीजन क्लास रोज रात 8 बजे लाइव चलता है। तो रोज रात 8 बजे लाइव आप हमसे जुड़ के अपना रिवीजन कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में भौतिकी के 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न का हम आपको रिवीजन करवाएंगे, जो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न है, आकाश का नीला रंग होने का क्या कारण है। यहाँ पे आपको बताना है कि आकाश का नीला रंग होने का क्या कारण है। क्या कारण है कि आकाश हमें नीला दिखाई देता है। ए ऑप्शन है प्रकाश का परावर्तन, बी ऑप्शन है प्रकाश का अपवर्तन, सी ऑप्शन है प्रकाश का प्रकीर्णन, डी ऑप्शन है प्रकाश का वर्णविक्षेपण। तो जो आकाश होता है वो नीला किस कारण से दिखाई देता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण से दिखाई देता है। ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और नीला रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, इसीलिए जो आकाश होता है वो हमें नीला दिखाई देता है। तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि बायोगैस का मुख्य घटक है। इसमें से आपको बताना है कि कौन बायोगैस का मुख्य घटक है। ए ऑप्शन है मीथेन गैस, बी ऑप्शन है एथेन गैस, सी ऑप्शन है ब्यूटेन गैस, डी ऑप्शन है हाइड्रोजन गैस। तो बायोगैस का मुख्य घटक इसमें से कौन सा है, तो जो मीथेन होता है वो क्या होता है, मीथेन गैस बायोगैस का मुख्य घटक होता है। ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो एलपीजी होता है, जो हमारे घरों के सिलेंडरों में होता है, जिसे हम लोग लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं, इसका मुख्य घटक क्या होता है, तो ब्यूटेन होता है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है 3 नंबर प्रश्न है कि भारत में घरेलू प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति है। ए ऑप्शन है 10 HZ, बी ऑप्शन है 50 HZ, सी ऑप्शन है 60 HZ, डी ऑप्शन है 100 HZ। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में घरेलू प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है, तो 50 HZ होती है। ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और यहाँ पे ये भी प्रश्न आता है कि आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, तो हर्ट्ज होता है। ये आपको याद रखना है। और हर्ट्ज को किससे सूचित किया जाता है, तो HZ से सूचित किया जाता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश का वेग कहाँ पे सबसे अधिक होता है, ये आपको यहाँ पे बताना है। ए ऑप्शन है कांच में, बी ऑप्शन है पानी में, सी ऑप्शन है हवा में, डी ऑप्शन है निर्वात में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है, यानी कहाँ प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कितना होता है, तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है कि सर्वाधिक आघातवर्ध धातु है। इसमें से आपको बताना है कि सर्वाधिक आघातवर्ध धातु कौन सा है। ए ऑप्शन है चांदी, बी ऑप्शन है सोना, सी ऑप्शन है टीन, डी ऑप्शन है पित्तल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सर्वाधिक आघातवर्ध धातु कौन सा है। तो जो सोना होता है वो सर्वाधिक यानी सबसे अधिक आघातवर्ध धातु होता है। इसे पीट पीट कर यहाँ पे पतले चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो सोना होता है वो सबसे अधिक तन्य भी होता है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। 1 ग्राम सोने में लगभग 2 किलोमीटर यहाँ पे पतले तार में परिवर्तित किया जा सकता है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है। जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो हमेशा कैसा बनता है, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है सीधा, बी ऑप्शन है उल्टा, सी ऑप्शन है तिरछे, डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी तरह के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वास्तविक प्रतिबिंब जो बनता है वो हमेशा कैसा बनता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। और जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है उसे हम लोग पर्दे पे उतार सकते हैं, लेकिन जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है जिसे हम लोग आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं वो कैसा बनता है, तो वो सीधा बनता है और इसे हम लोग पर्दे पे नहीं उतार सकते हैं। तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 7 नंबर
7 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। पवन से विद्युत उत्पादन करने में विश्व में प्रथम स्थान किस देश का है? ए ऑप्शन है भारत का, बी ऑप्शन है अमेरिका का, सी ऑप्शन है डेनमार्क का, डी ऑप्शन है जापान का। यहाँ पे आपको बताना है कि पवन यानी हवा से विद्युत उत्पन्न करने में कौन सा देश यानी 1 नंबर पे है, यानी प्रथम स्थान पे है। तो कौन सा देश 1 नंबर पे है? तो डेनमार्क है, ये आपको याद रखना है। इसे पवनों का भी देश कहा जाता है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और पवन जो चक्की होता है उसे चलने के लिए हवा का न्यूनतम चाल यानी कम से कम चाल कितना होना चाहिए? तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। अगर इससे कम पवन का चाल होगा तो जो पवन चक्की होगी वो नहीं चलेगी। तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर। 8 नंबर प्रश्न है कि लोहा को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लोहा को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है संक्षारण, बी ऑप्शन है गैल्वेनीकरण, सी ऑप्शन है पानी चढ़ाना, डी ऑप्शन है विद्युत अपघटन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लोहे को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो गैल्वेनीकरण कहते हैं, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर। 9 नंबर प्रश्न है कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान हो जाता है। ए ऑप्शन है बहुत कम हो जाता है, बी ऑप्शन है परिवर्तित नहीं होता है, सी ऑप्शन है बहुत अत्यधिक बढ़ जाता है, डी ऑप्शन है यहाँ पे परिवर्तित होते रहता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है? तो बहुत ही अत्यधिक बढ़ जाता है। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न है कि ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से हमें रक्षा प्रदान करता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि जो ओजोन परत होता है वो किस हानिकारक विकिरण से हमें रक्षा प्रदान करता है? ए ऑप्शन है औरक्त विकिरण, बी ऑप्शन है तापीय विकिरण, सी ऑप्शन है पराबैंगनी विकिरण, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ओजोन परत जिसका रासायनिक सूत्र होता है O3, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। जो ओजोन परत होता है वो किस हानिकारक विकिरण से हमें रक्षा प्रदान करता है? तो यहाँ पे देखिए पराबैंगनी विकिरण से हमें रक्षा प्रदान करता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो पराबैंगनी विकिरण होती है उसे छानने का कार्य करता है ओजोन परत। अगर ये पराबैंगनी किरण जो होता है, विकिरण होता है, वो सीधे अगर धरती पे आता है तो धरती पे जो जीवधारी हैं उनमें कौन सा रोग होगा? तो त्वचा कैंसर रोग होगा। ये इतना हानिकारक विकिरण है, तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? ए ऑप्शन है किलोवाट घंटा, बी ऑप्शन है कूलॉम्ब, सी ऑप्शन है ओम मीटर, डी ऑप्शन है वोल्ट। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलॉम्ब होता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? जो प्रतिरोध होता है उसका मात्रक ओम होता है, लेकिन जो प्रतिरोधकता होता है उसका एसआई मात्रक क्या होता है? तो ओम मीटर होता है। और यहाँ पे देखिए विद्युत विभव और विभवांतर दोनों का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। तो ये भी साथ में आपको यहाँ पे याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न है जब प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तब किस रंग का विचलन अधिक होता है? यहाँ पे आपको बताना है कि जब प्रकाश की किरण यहाँ पे देखिए प्रिज्म से होकर गुजरता है तो किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? ए ऑप्शन है पीले रंग का, बी ऑप्शन है लाल रंग का, सी ऑप्शन है बैंगनी रंग का, डी ऑप्शन है नारंगी रंग का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जब प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही सही हो जाएगा। क्यों इसका विचलन सबसे अधिक होता है? क्योंकि इसका तरंगदैर्ध्य बहुत ही कम होता है। और लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है, इसीलिए इसका विचलन कम होता है, न्यूनतम होता है। तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह किस दर्पण का होता है? ए ऑप्शन है उत्तल दर्पण का,
बी ऑप्शन है अवतल दर्पण का, सी ऑप्शन है समतल दर्पण का, डी ऑप्शन है उत्तल और अवतल दोनों दर्पण का। तो यहाँ पे आपको बताना है सर्च लाइट का परावर्तक सतह किस दर्पण का बना होता है, तो ये होता है यहाँ पे अवतल दर्पण का, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अवतल दर्पण का प्रयोग दाढ़ी बनाने में करते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पे उत्तल दर्पण का प्रयोग कहां पे करते हैं, तो यहाँ पे जो मोटर गाड़ी की साइड मिरर होता है वहां पे भी उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न की डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है। जो डायनेमो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है ध्वनि ऊर्जा में, बी ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा में, सी ऑप्शन है सौर ऊर्जा में, डी ऑप्शन है प्रकाश ऊर्जा में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है। तो यहाँ पे देखिए जो डायनेमो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि आंख के किस भाग पे प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पे आपको बताना है कि आंख का वो कौन सा भाग है जहां पे किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ए ऑप्शन है रेटिना, बी ऑप्शन है आइरिस, सी ऑप्शन है पुतली, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आंख के किस भाग पे प्रतिबिंब बनता है किसी भी वस्तु का, तो रेटिना पे बनता है, जिसे हम लोग दृष्टि पटल भी बोलते हैं। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि जल से भरा बाल्टी का पेंदी ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, क्यों। ए ऑप्शन है प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण, बी ऑप्शन है प्रकाश का अपवर्तन के कारण, सी ऑप्शन है प्रकाश का प्रवर्तन के कारण, डी ऑप्शन है प्रकाश का वर्णविक्षेपण के कारण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जल से भरा बाल्टी का पेंदी ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, तो ये किसके कारण से होता है, तो ये होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक ये भी प्रश्न आता है कि पानी से भरी हुई बाल्टी में अगर यहाँ पे छड़ रखा होगा तो वो टूटा हुआ प्रतीत होगा, तो ये किसके कारण से होगा, तो ये भी होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण से। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। क्रांति कोण का अपवर्तन कोण कितने डिग्री का होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है यहाँ पे 40 डिग्री, बी ऑप्शन है 90 डिग्री, सी ऑप्शन है यहाँ पे 80 डिग्री, डी ऑप्शन है 60 डिग्री। तो यहाँ पे आपको बताना है कि क्रांति कोण का अपवर्तन कोण कितने डिग्री का होता है, तो 90 डिग्री का होता है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम में आपतन कोण किसके बराबर होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रकाश के जो यहाँ पे परावर्तन के नियम होता है उसमें आपतन कोण किसके बराबर होता है। ए ऑप्शन है परावर्तन कोण के, बी ऑप्शन है फोकस के, सी ऑप्शन है यहाँ पे क्रांति कोण के, डी ऑप्शन है अपवर्तन कोण के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम में आपतन कोण किसके बराबर होता है, तो ये परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि दूरदृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। जब किसी व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष हो जाता है तो उसे उस दोष को दूर करने के लिए हम किस लेंस का उपयोग करते हैं। ए ऑप्शन है उत्तल लेंस का, बी ऑप्शन है अवतल लेंस का, सी ऑप्शन है समतल लेंस का, डी ऑप्शन है बेलनाकार लेंस का। तो दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का हम प्रयोग करते हैं, तो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि वो कौन सा लेंस है जिसे हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं। ए ऑप्शन है अवतल लेंस को,
बी ऑप्शन है उत्तल लेंस को, सी ऑप्शन है समतल लेंस को, डी ऑप्शन है उत्तल दर्पण को। तो किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो अवतल लेंस होता है इसे अपसारी लेंस कहते हैं, तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि किसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। ए ऑप्शन है हवा, बी ऑप्शन है जल, सी ऑप्शन है पानी, डी ऑप्शन है प्रकाश। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रकाश की सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न है कि रॉकेट में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है हाइड्रोजन का, बी ऑप्शन है पेट्रोल का, सी ऑप्शन है मीथेन का, डी ऑप्शन है डीजल का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रॉकेट में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि धारा किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि धारा जो हम मापते हैं वो किस यंत्र के द्वारा मापते हैं, ये आपको यहाँ पे बताना है। ए ऑप्शन है वोल्ट मीटर से, बी ऑप्शन है आम मीटर से, सी ऑप्शन है दोनों से, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि धारा किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है। तो आम मीटर के द्वारा मापा जाता है, जिसे हम लोग ए मीटर भी बोलते हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर होता है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि विद्युत हीटर में किस तार का प्रयोग किया जाता है। जो विद्युत हीटर होता है उसमें किस तरह के तार का प्रयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है टंगस्टन का, बी ऑप्शन है नाइक्रोम का, सी ऑप्शन है चांदी का, डी ऑप्शन है तांबा का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत हीटर में किस तार का प्रयोग किया जाता है। तो नाइक्रोम के तार का प्रयोग किया जाता है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और जो विद्युत इस्त्री होता है, जिसे हम अपना कपड़ा आयरन करते हैं, उसमें भी किस प्रकार के तार का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे नाइक्रोम के ही तार का प्रयोग किया जाता है। और जो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट बना होता है वो किसका बना होता है, तो वो टंगस्टन का बना होता है। तो ये आपको साथ में याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि वो कौन सा अधातु होते हुए भी विद्युत का चालक होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि वो कौन सा अधातु है जो अधातु होते हुए भी विद्युत का क्या होता है, चालक होता है। ए ऑप्शन है कोयला, बी ऑप्शन है लोहा, सी ऑप्शन है सोना, डी ऑप्शन है ग्रेफाइट। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वो कौन सा अधातु है जो अधातु होते हुए भी विद्युत का यहाँ पे सुचालक होता है, यानी चालक होता है। तो यहाँ पे देखिए वो ग्रेफाइट ही एक ऐसा अधातु है जो क्या होता है, अधातु होते हुए भी विद्युत का यहाँ पे चालक होता है। जो अधातु होते हैं वो विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है जो विद्युत का चालक होता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सोना क्या है, धातु है, लोहा भी क्या है, धातु है, और कोयला क्या है, अधातु है। और कोयला का ही अप्रूप क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न है कि कौन सा धातु स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा धातु है जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। ए ऑप्शन है चांदी, बी ऑप्शन है लोहा, सी ऑप्शन है सोना, डी ऑप्शन है तांबा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा धातु स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। तो जो सोना होता है वो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, इसीलिए ये जल्दी खराब नहीं होता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ये किसी से जल्दी अभिक्रिया भी नहीं करता है। और सोना किस जल में घुलता है, तो यहाँ पे देखिए जो सोना होता है वो केवल एक ही यहाँ पे विलयन में घुलता है, और वो है अम्लराज। तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि दूध से दही बनाना कौन सी
परिवर्तन है। यहाँ पे आपको बताना है कि दूध से दही बनना कौन सी परिवर्तन है। ए ऑप्शन है भौतिक परिवर्तन, बी ऑप्शन है रासायनिक परिवर्तन, सी ऑप्शन है यहाँ पे उदासीन परिवर्तन, डी ऑप्शन है कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि जब दूध से दही बनता है तो कौन सा परिवर्तन होता है, तो ये रासायनिक परिवर्तन होता है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। जो सूक्ष्मदर्शी होता है उसमें किस लेंस का प्रयोग किया जाता है ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है अवतल लेंस का, बी ऑप्शन है उत्तल लेंस का, सी ऑप्शन है समतल लेंस का, डी ऑप्शन है यहाँ पे उत्तल दर्पण का। तो सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ये आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर लौटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर लौटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है प्रकाश का परावर्तन, बी ऑप्शन है यहाँ पे ए ऑप्शन है प्रकाश का अपवर्तन, बी ऑप्शन है प्रकाश का परावर्तन, सी ऑप्शन है प्रकाश का सीधी रेखा में गमन करना, डी ऑप्शन है प्रकाश का मुड़ना। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर लौटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो यहाँ इसको प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है उत्तल दर्पण का, बी ऑप्शन है समतल दर्पण का, सी ऑप्शन है अवतल दर्पण का, डी ऑप्शन है सभी का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि जो उत्तल दर्पण होता है वो किसी भी वस्तु का छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाता है, और ये जब साइड मिरर में इसको लगाते हैं तो जो पीछे की गाड़ियां होती हैं, वाहनें होती हैं, उनकी छोटी छोटी प्रतिबिंब और सीधा बना के दिखाता है। इसीलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग हम क्या करते हैं, साइड मिरर के रूप में करते हैं मोटर गाड़ी में। तो उम्मीद करते हैं ये सभी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो समझ में आ रहा है तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न है कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है। ए ऑप्शन है नीला, बी ऑप्शन है उजला, सी ऑप्शन है लाल, डी ऑप्शन है काला। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर कोई व्यक्ति चंद्रमा पे खड़ा हो और उसके बाद यहाँ पे आकाश को देखे तो कैसा यहाँ पे दिखाई देगा, तो कैसा दिखाई देगा, काला दिखाई देगा, क्योंकि वहां पे वायुमंडल नहीं होता है। जब यहाँ पे वायुमंडल नहीं होगा तो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा और कोई भी रंग वहां पे नहीं फैलेगा। तो उस स्थिति में आकाश कैसा दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। ए ऑप्शन है वाट, बी ऑप्शन है ओम, सी ऑप्शन है एम्पियर, डी ऑप्शन है वोल्ट। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न है कि विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या होता है। ए ऑप्शन है किलोवाट, बी ऑप्शन है वाट, सी ऑप्शन है वोल्ट, डी ऑप्शन है एमीटर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या होता है। तो विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या होता है, तो किलोवाट होता है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। ए ऑप्शन है जूल, बी ऑप्शन है वाट, सी ऑप्शन है किलोवाट, डी ऑप्शन है एमीटर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न है कि सीएफसी का पूरा नाम क्या होता है। तो सीएफसी का पूरा नाम क्या होता है, कई बार हम आपको बता चुके हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा,
ए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे CFC का यहाँ पे पूरा नाम क्या होता है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो ये CFC गैस है ये कहाँ से निकलता है, तो ये फ्रिज से निकलता है और किसको हानि पहुंचाता है, तो जो ओजोन परत होता है इसको क्या करता है, ये हानि पहुंचाता है। तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन उत्पादक है। इसमें से आपको बताना है कि कौन उत्पादक है। ए ऑप्शन है सर्प, बी ऑप्शन है मेढक, सी ऑप्शन है ग्रास हॉपर, डी ऑप्शन है घास। तो यहाँ पे देखिए घास को उत्पादक बोला जाता है क्योंकि ये जो होते हैं ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 37 नंबर प्रश्न है कि अगर किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r हो तो उनमें क्या संबंध होगा, तो f बराबर r/2 होगा। ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 38 नंबर प्रश्न है कि किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। ए ऑप्शन है चालक की लंबाई पर, बी ऑप्शन है चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, सी ऑप्शन है चालक तार के पदार्थ पर, डी ऑप्शन है इनमें से सभी पर। तो चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है, तो ये लंबाई पर भी निर्भर करता है और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है और चालक तार किस पदार्थ से बना है उस पर भी निर्भर करता है। इनमें से सभी क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 39 नंबर प्रश्न है कि किस रंग का तरंगदैर्ध्य अधिक होता है। इसमें से आपको बताना है कि वो कौन सा रंग है जिसका तरंगदैर्ध्य अधिक होता है। ए ऑप्शन है बैंगनी, बी ऑप्शन है लाल, सी ऑप्शन है नीला, डी ऑप्शन है पीला। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस रंग का तरंगदैर्ध्य अधिक होता है, तो जो यहाँ पे लाल रंग होता है उसका तरंगदैर्ध्य अधिक होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और बैंगनी का कम होता है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 40 नंबर प्रश्न है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा निकलती है। ए ऑप्शन है DC, बी ऑप्शन है AC, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बैटरी से किस प्रकार की धारा निकलती है, तो बैटरी से यहाँ पे देखिए DC करंट निकलती है, यानी दिष्ट धारा निकलता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये थे हमारे 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। इसमें से जितने भी आपके गलत हुए होंगे आप क्या कीजिएगा, उसे लिख के आप लोग उसे एक नोट बना लीजिएगा, उस पर लिख के उसका रिविजन करते रहिएगा। और जितना आपका यहाँ पे याद था वो आपका फिर से यहाँ पे याद हो गया, रिविजन हो गया उसका। तो आइए देखते हैं यहाँ पे होमवर्क प्रश्न देखने से पहले वीडियो को आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। यहाँ पे देखिए वायुमंडल में कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णित होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि वायुमंडल में कौन सा रंग है जो अधिक उसका प्रकीर्णन होता है, ये आपको यहाँ पे बताना है। ए ऑप्शन है लाल रंग का, बी ऑप्शन है यहाँ पे काला रंग का, सी ऑप्शन है नीला रंग का, डी ऑप्शन है यहाँ पे बैंगनी रंग का। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।